सर आपका भी थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दीजिए, ओके, मेरा नाम है अजय। क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है। यस। ओके, मेरा नाम अजय राठौड़ है। ओके, तो मैं इससे पहले पहले कर्नाटक में गुलबर्गा में मार्स इन्फोटेक कंपनी में एज ए वेब डेवलपर करके काम किया था। वहाँ पर एक 5 साल किया। उसके बाद मैंने पुणे में 3-4 साल वहीं पर किया। एक वेब टेस्ट सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, वहाँ पर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया। उसके बाद 2 इयर्स मैंने रिएक्ट में काम किया। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आया मैं, क्योंकि मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता से एक साल का एग्जीक्यूटिव एमबीए किया मैंने कंप्लीट। तो उसकी वजह से मेरा एमसीए कंप्लीट हुआ है, तो पीजीडी से भी कंप्लीट हुआ है। उसके साथ में एग्जीक्यूटिव एमबीए आईआईएम से किया। और बाद में मैं नासिक शिफ्ट हुआ रिसेंटली इधर आया, तो फिर मैं सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट पे काम करने लग गया। और एज वेल मैं उस टाइम में जब पूना में था, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में जो एंगुलर था उधर ही में मुझे ट्रेनिंग मिला। और उसके बाद में रिएक्ट में ट्रेनिंग मैंने बाद में नासिक में आने के बाद वो भी कंप्लीट कर लिया। तो अभी ओके। एट प्रेजेंट में रिएक्ट और एंगुलर दोनों थोड़ा सा पॉपुलर है। अभी आप आईटी में हो तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा, डेवलपमेंट में ज़्यादा पॉपुलर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ज़्यादा है, टेस्टिंग से ज़्यादा है ना। थोड़ा सा डेवलपर्स को थोड़ा स्कोप ज़्यादा है। यस। हाँ, तो उसके और एच टी एम एल सी एस एस ये जो है ना, ये सिर्फ बेसिक है। और जो मेन फ्रेमवर्क तो हमारा स्टार्ट होता है एंगुलर और रिएक्ट से। और अगर आप रिएक्ट चूज़ किया है तो ये तो एच टी एम एल सी एस एस बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट ये तो कॉमन है। ओके। और ये ओके। जावास्क्रिप्ट एक उप कंसेप्ट लैंग्वेज है। जैसे कि आपने सी सी प्लस प्लस जावा किया है ना, तो वैसे ही ये मोस्ट पॉपुलर क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट पूरा वर्ल्ड वाइड में। ऑलमोस्ट 70% जो वर्ल्ड वाइड में अगर लैंग्वेज में अगर कंपैरिजन करेंगे तो नंबर 1 पे आता है जावास्क्रिप्ट, उसके बाद आता है पाइथन, उसके बाद जावा। ये उसके रैंकिंग है ये, आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। क्योंकि जो वेब डेवलपमेंट के लिए इजी होता है जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के ही दो एंगुलर और रिएक्ट और व्यू जेएस, ये कैसे है उसके फ्रेमवर्क है। हम क्या करते हैं फ्रेमवर्क के थ्रू ही हम क्या करते हैं कंप्लीट हमें ना फ्रंट एंड के साइड का जो फ्रेम है बनाते हैं, और बैक एंड के लिए हम क्या लेते हैं मोंगोडीबी नोड एंड एक्सप्रेस जेएस, ये हम कॉम्बो पैक लेते हैं। और मीन एंड मर्न स्टैक ये तो सुना होगा आपने। यस। हाँ, तो अभी हम मर्न स्टैक सीखने वाले हैं, जैसे कि मोंगोडीबी नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस एंड रिएक्ट। ओके, ये अपना फ्रंट एंड साइड का जो है ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप जो करी ये फ्रंट एंड साइड में आएगा, और बैक एंड साइड के लिए मोंगो नोड एक्सप्रेस और गिटहब वगैरह ये आ जाएगा। और रिएक्ट के कुछ सिलेबस है, उसका इंस्टॉलेशन कैसे करना, उसके अंदर हम उसके लाइफ साइकिल मेथड्स हमें देखना, और उसके कंपोनेंट क्या है, मतलब स्टाइलिंग कंपोनेंट हम उसमें कैसे यूज़ करते हैं, कंपोनेंट हम प्रॉप्स एंड स्टेट में कैसे यूज़ करेंगे, उसके फ्यूचर क्या है, ये सारे नोड को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। रिएक्ट जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उस टाइम में हम ये सब करेंगे। और एस पी ए तो पता होगा या किसी को पता नहीं होगा, जैसे कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस, जैसे एंगुलर हो या रिएक्ट हो, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, एस पी ए बोलते हैं उसको, राइट। जैसे हम जब एक वेबसाइट बनाते हैं या एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उस यस। हाँ उस प्रोजेक्ट को अगर हम अभी कोई भी लाइव वेबसाइट ओपन ओपन करके देखो जो एंगुलर पे या रिएक्ट पे बनी होगी, तो वो सिंगल पेज एप्लीकेशन पे रहेगी। आपका है ना हेडर फुटर या जो भी साइड बार वगैरह जो भी रहेगा ना वो एज इट इज़ रहेगा। जो मेन कंटेंट रहेगा ना जस्ट वो कंटेंट चेंज होता रहता है। इसी को बोलते हैं विदाउट रीलोडिंग। ये क्या कर देता है आपको कंटेंट को आपको व्यू व्यू करके दिखा देता है। सिंगल पेज एक ही पेज में आपको एंटायर व्यू दिखा देता है। इसी को हम सिंगल पेज एप्लीकेशन, इसीलिए आज के मार्केट में आईटी इंडस्ट्री में कैसा है ज़्यादा पॉपुलर है। अगर कंपेरेटिव जावा वगैरह अगर उनके साथ करेंगे, तो थोड़ा सा जावा कैसा है थोड़ा डेप्थली अगर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है पर्सन को, तो उसी टाइम उनको मतलब प्रोजेक्ट बनाने में इंटरेस्ट आता है, वरना अगर इंटरेस्ट नहीं आता। ओके, तो उसके बाद ये रिएक्ट होने के बाद है ना हम लोग है ना कुछ प्रोजेक्ट असाइन करने वाले हैं इन लोगों को, जो आपके जो कंप्लीट बैच को। ओके, उसके बाद कुछ मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह वो भी वीकली वीकली वो भी हम असाइन करने वाले हैं। और आपको है ना जैसे जैसे सिलेबस होता जाता है ना, हम डे बाय डे हम आपको एक टास्क एक मिनी प्रोजेक्ट समझ सकते हो आप, वो हम असाइन करते जाएंगे। समझो कि अब 100+ मिनी असाइनमेंट्स रहेंगे आपको। अगर आप चैप्टर वाइज अगर करते जाओगे ना, तो आपका 100+
मिनी असाइनमेंट हो जाएगा। और ये आप आपके गिट हब के ऊपर है ना आप अपलोड कर सकते हो। इन केस फ्यूचर में आपको अगर दिखाना है, अगर आप समझो ये अभी मंथ स्टैक का कोर्स किया है, तो आपको दिखाने के लिए कुछ तो प्रूफ रहेगा ना कि हमने ये कोर्स किया था, उस कोर्स के अंदर हमें इतने सारे असाइनमेंट्स किया है, मतलब ये भी एक मिनी प्रोजेक्ट जैसे ही रहेगा। और लास्ट में मेन प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे। और किसी का लैंग्वेजेस का कुछ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहेगा तो वो भी थोड़ा बहुत आप साइड बाय साइड आप डिस्कस कर सकते हो, या फिर ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हो वीकली। और मॉक इंटरव्यूज़ हम रखते जाएंगे। जिसका कम्युनिकेशन पुअर है, या फिर किसी किसी का कॉन्फिडेंट लेवल डाउन रहता है, उनके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। अगर आपको पुराना जो मैंने डेमो सेशन लिया है, आप वो वीडियो देख सकते हो, अवेलेबल है। चाहे तो मयूर सर को कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर यूट्यूब चैनल पे आपको ये दिया होगा ना, क्या बोलते हैं, रेफ़र किया होगा, उन्होंने ऐड किया होगा, तो आप यूट्यूब चैनल से आप जो प्रीवियस मैंने डेमो सेशन दिया है उसमें भी आप रेफ़र कर सकते सर, ये बैच कब से स्टार्ट हुई? हो। स्टार्ट हुई नहीं है, कल से ही मैंने जस्ट बेसिक एचटीएमएल पढ़ाया है मैंने। एक्चुअली कल से ही शुरुआत किया मैंने। और इससे पहले जो भी 2 3 4 सेशन हुआ है वो सिर्फ डेमो हुआ है। ओके, इतना इतना कुछ सिलेबस आपका गया नहीं है, इतना इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कल का सेशन में जस्ट बेसिक बताया मैंने, एचटीएमएल का प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट उसको हम पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर एक्सटेंशन कैसे ऐड करते हैं, वीएस विजुअल स्टूडियो कोड जो हम एडिटर हम यूज़ करते हैं। तो वो सारे चीज़ मैंने बताया था कल। इतना ज़्यादा नहीं है, आपका सिलेबस छूटा नहीं है, तो आप वो भी वीडियो रिकवर कर सकते हो, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। न्यू कमर्स, वैष्णवी, आप आज ही ज्वाइन हुए क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके। आप आपके बारे में इंट्रोड्यूस करो। Okay. First of all, good afternoon, sir. I'm Vaishnavi Ramkure. ओके I have done my graduation in computer science and engineering from Srirampur College of Engineering, Amravati. ओके I live in Amravati, Maharashtra. ओके। I passed out in 2021 year with 9.97 average. That's all, sir. आपका वॉइस थोड़ा सा इको हो रहा है, थोड़ा सा क्लियरली नहीं Okay. सुन। Okay. हाँ फिर से दूसरा अभी? हाँ, यस यस, अभी अभी बताओ। Okay. Okay. I'm Vaishnavi Ramkure. यस Basically, I belong from Amravati, Maharashtra. या I have done my graduation in computer science and engineering from Srirampur College of Engineering, Amravati. ओके I passed out in 2021 year in with the 9.91 center. ओके। That's all, sir. हाँ ओके। और कोई न्यू मेंबर आए हुए हैं आज? ओके फाइन, तो ठीक है। इससे पहले का जो प्रीवियस सेशन, आज जो न्यूली जो ज्वाइन हुआ है, आप एक काम करो, जो कल का जो मैंने सेशन लिया है वो एक बार आप ओवरव्यू कर लो सब कुछ। उसका कंटिन्यू मैं आज कर देता हूँ। अगर आपको फिर से अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो फिर मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। ऐसे कोई इतना ज़्यादा सिलेबस मैंने स्टार्ट नहीं किया है, थोड़ा बहुत बेसिक ही बताया मैंने कल। ठीक है ओके। तो हम आज है ना नेक्स्ट उसका कल का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे एचटीएमएल का। हाँ, हमने कल कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने कंप्लीट किया है। एक बार मैं ओवरव्यू कर देता हूँ ताकि जो आज न्यू कमर्स जो आए हैं उनके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, कल हमने एचटीएमएल स्टाइल कैसे होता है एचटीएमएल के अंदर, उसके अंदर हम कैसे यूज़ किया
पैराग्राफ में हम कैसे हम स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग के अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़ हम कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और हम बैकग्राउंड कलर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम ये कल HTML के स्टाइल के अंदर हमने देखा। उसके प्रॉपर्टी का वैल्यू और उसका टैग नेम, पैराग्राफ, हेडिंग, बॉडी, इसके अंदर हम स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हमने कल बेसिक, जस्ट सिंपली बेसिक हमने यूज़ किया। और जो टेक्स्ट अलाइनमेंट जो रहता है ना, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, ये भी हमने ट्राई करके देखा। और टेक्स्ट का साइज़, फॉन्ट साइज़, ये भी देखा, परसेंटेज में या फिर पिक्सल में। कल ज़्यादा कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, जस्ट स्टाइल हम HTML को CSS के थ्रू हम कैसे हमें ना इम्प्लीमेंट करते हैं वो कल देखा। जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करना और फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइन करना, बस यही कल कंप्लीट किया है। ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था कल मैंने, इतना ही सारा एक्सप्लेन किया है। ओके, सर एक क्वेश्चन था। हाँ करेंटली मीन्स ये पूछना था कि टेस्टिंग वाले डायरेक्टली हाइक कर सकते हैं क्या, डेवलपमेंट में स्विच कर सकते हैं, मतलब डिफरेंस पूछना था टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट हाँ, तो क्या अभी था। हाँ एग्जांपल मैं बता दूँ। अभी यहाँ पर देखो, ये एक कोड बनाया मैंने सैंपल के लिए, समझ लो। ये है ना, डेवलपर क्या करता है, ये कोड बनाता है, राइट। यस। हाँ, तो कोड बनाने का समझो, डेवलपर्स की गलतियाँ निकालना टेस्टर का काम है। राइट। यस, अभी यस यस। डेवलपर क्या करता है, डेवलपमेंट करता जाता है, वो रन करेगा और एंटायर वन बाय सिंगल सिंगल पेज, वो है ना सिंगल पेज, जैसे कि उनको एक फिग्मा डिज़ाइन देते हैं, जैसे कि एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट को है ना प्री प्लान करके एक फिग्मा में ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना के देते हैं। सारे डेवलपर्स को टास्क असाइन करते हैं उनके अकॉर्डिंग। डेवलपर्स में जैसे कि फ्रंट एंड साइड में अलग डेवलपर्स रहते हैं, बैक एंड साइड के लिए अलग रहते हैं, या फिर दोनों भी, समटाइम दोनों भी मिलके एक ही रहेंगे। लेकिन उसमें भी है ना, उन्होंने उनको कैसे पेज वाइज अलग कर देते। समझो कि 10 पेजेस का एंटायर प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर समझो डेवलपर्स 5 है और हमारा पेजेस कितने हैं प्रोजेक्ट के अंदर, 10 पेजेस है। तो एक एक प्रोजेक्ट मतलब एक एक डेवलपर को 2 पेज असाइन किया जाएगा, जैसे कि फ्रंट एंड के लिए 5 पेज, बैक एंड के लिए 5 पेज, या फिर फ्रंट एंड का होगा तो बैक एंड के लिए कनेक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये खुद का खुद वो एक बार है ना कर लेता है, अपने हिसाब से टेस्टिंग कर लेता है डेवलपर, लेकिन उसका काम है कि डेवलपमेंट करके दे देना। जैसे फिग्मा में जो डिज़ाइन असाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग बना के देना उसका काम है, लेकिन रेस्पॉन्सिवनेस चेक करना है या फिर वो प्रॉपरली रहता ही नहीं। मतलब हम किसी भी डिवाइस पे जब हम प्रोजेक्ट अपना रन करते हैं, वो रन होता है या नहीं होता है, अपने सारे रूल्स के हिसाब से टेस्टर क्या करता है, वो मैनुअली टेस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग। जब वो ओके होता है तो वो ना ओके करके, जब डन करके जो एक्सेल शीट में वो उसका रिमार्क बना के देता है। और फाइनली अगर मैनुअली भी अगर समटाइम अगर उनको सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, ऑटोमेशन में डाल के सोल्यूशन ले लेते हैं। वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड है और कंपनी के ऊपर डिपेंड है। अगर स्मॉल स्केल कंपनी होगी तो टेस्ट ऑटोमेशन से अगर उन्होंने टूल्स यूज़ किया है तो वो यूज़ करेंगे, या फिर वो मैनुअली टेस्टिंग करके देखेंगे। और डिफरेंस ये है दोनों में कि ये सिर्फ डेवलप करता जाएगा और टेस्टर सिर्फ उनकी ये ना मिस्टेक्स को है ना वो एक्सेल शीट में ऐड करता जाएगा, और वो फिर से रीसेंड करेंगे वो डेवलपर के पास। उन्होंने एक लिस्ट बनाते हैं कि तुम्हारे फर्स्ट पेजेस में ये मिस्टेक्स है, तो फिर वो वापस आएगा डेवलपर्स के पास, डेवलपर्स उसको देखकर फिर से रीडिज़ाइन करेगा। या फिर उस कोड में कुछ मिस्टेक्स है तो फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर जो भी बिजनेस एनालिस्ट जो भी होगा वो मैनेज करेंगे। फिर दोनों टेस्टर को प्लस डेवलपर्स को दोनों को बिठा के फिर वो मैनेजर क्या कर डिसाइड करेगा कि चलो ये गलती हुई है तो फिर इसको इम्प्लीमेंट करना है। डेवलपर्स और टेस्टर का यही काम रहता है। टेस्टिंग का काम जब तक है ना डेवलपर कंप्लीट नहीं करेगा कोड, तब तक टेस्टिंग वालों को ज़्यादा काम नहीं रहेगा। उनको जब ये कोड बनने के बाद उनको कोई पूरा बनाया हुआ कोड को उनको असाइन करते देते, तब वो 1 बाय 1 सिंगल पेज पे वो है ना टेस्ट करके देखते हो। यस। हाँ, तो टेस्टिंग कुछ हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स थे पहले, जो मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ थे, तो वो उनका टेस्टिंग में जो न्यूली थे वो क्या किए, उनको कोई ट्रेन करने वाला कोई नहीं था, तो फिर उन्होंने स्विच करके अभी वो डेवलपमेंट में आ गए। हेलो सर। हाँ, यस। सर इजी कौन सा जाता है, टेस्टिंग साइड इजी जाता है कि डेवलपमेंट साइड इजी जाता है?
स्टार्ट अगर किसी को करना हो तो? जी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा वॉइस ये हो रहा था। ओके ओके, हाँ सॉरी। हाँ अब आ रही है सर? हाँ, आ रही है। सर अगर कोई न्यू कमर हो, उसको स्टार्ट करना हो, तो समझने के लिए कौन सा इजी है? डेवलपमेंट साइड इजी है कि टेस्टिंग साइड इजी है? हाँ, अगर मैं बताऊँ, मेरे अकॉर्डिंग बताऊँगा ना, तो इजी, इजी नाम का है ना, आईटी इंडस्ट्री है ना, एक दिमाग में एक डाल लो कि इजी कुछ भी नहीं है, राइट। सारा हाँ। डिपेंड करता है तुम्हारा इंटरेस्ट पे, पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये होता है, अगर आपको, अगर समझो मैं रिएक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं रिएक्ट ईजी से, अगर ईजी वे में पढ़ाऊँगा तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड होगा। अगर आप, अगर आप जावा, अगर मैं रिएक्ट के साथ कंपैरिजन करूँगा, जावा स्क्रिप्ट के साथ या रिएक्ट के साथ, तो थोड़ा जावा टफ जाएगा आपको। तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैं आईटी इंडस्ट्री में कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मैं थोड़ा सा बैलेंस मेरा थोड़ा बिगड़ जाएगा, मतलब इनबैलेंस हो जाओगे आप। तो आप डिसीजन लेने में भी आप हिचकिचाओगे कि मैं कौन से फील्ड में जाऊँ, या फिर पैथॉन डेवलपर बनूँ, जावा डेवलपर बनूँ, या फिर मैं सी प्रोग्रामिंग का प्रोग्रामर बनूँ, या फिर बैकएंड के लिए चले जाऊँ, या फिर मीन स्टैक या मन स्टैक, या कौन सा करूँ, फ्रंट एंड या बैकएंड। ये क्वेश्चन मार्क रहता है। कोई भी न्यू कमर रहता है आईटी इंडस्ट्री में, तो उनको फर्स्ट ये नहीं पता रहता है कि उनको जाना किस में है। उनको सिर्फ इतना पता रहता एग्जैक्टली है सर। कि हाँ, मुझे मेरे मेरे ग्रेजुएशन में मुझे इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, तो मैंने ग्रेजुएशन किया या फिर मास्टर डिग्री किया। वो कंप्लीट करने के बाद उनको पर्टिकुलर एक पाथ चूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो थोड़ा मार्केट लेवल में अगर देखेंगे, कोई डेवलपर्स तुम्हारे फ्रेंड सर्कल या कलीग्स हो या कोई सीनियर होगा, तो आप उनको रेफ़र करते हो, पूछते हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या बोलेंगे कि किसी ने जावा डेवलपमेंट में अगर गए होंगे तो वो बोलेगा जावा प्रेफर करेगा, तो जावा एडवाइस करेगा। या कोई डॉट नेट में गया होगा तो डॉट नेट एडवाइस करेगा, कोई रिएक्ट में है तो रिएक्ट एडवाइस करेगा। आप, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म कंफ्यूज करता है जो न्यू कमर से। लेकिन यस बट, सर। हाँ, तो अगर मैं बताऊँ, अभी मैंने जावा भी किया, पाइथन भी करके देखा, डॉट नेट में मुझे बैकएंड में करके देखा प्रोजेक्ट वगैरह। लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे इजी लगता है ना मीन स्टैक मन स्टैक से, तो थोड़ा कॉम्बिनेशन है ना ये दोनों भी, एक कॉम्पिटेटिव लेवल पे दोनों भी इजी भी है। चाहे आप एंगलर एंगलर करो या रिएक्ट करो, दोनों जावा स्क्रिप्ट के ही फ्रेमवर्क है, जो थोड़ा सा टफ नहीं है और सीखने के लिए भी ईजी है। कोड तो करना ही पड़ेगा आपको, थोड़ा कंपेरेटिव टू जावा वगैरह कोड रहेगा ना, वो थोड़ा सा टफ जाएगा आपको अगर ऐसे कंपेरिजन करेंगे तो। और जावास्क्रिप्ट कैसा है, रिएक्ट सर, मोबाइल एप्लीकेशन एज के लिए। कम्पेयर टू रिएक्ट ना सर जावा, जी, एज कम्पेयर टू रिएक्ट ना सर जावा थोड़ा हार्ड जाएगा रिएक्ट से। रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट और हम जावा को बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों भी उप्स कंसेप्ट और प्रोग्रामिंग, प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। यस। हाँ, तो जावा रिएक्ट नहीं कंपैरिजन कर सकते हम, जावा स्क्रिप्ट के साथ जावा को कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर हम अदर सी लैंग्वेज, या फिर सी प्लस प्लस, या फिर पाइथन लैंग्वेज, या डॉट नेट, या पीएचपी। ये सारे है ना उप्स कंसेप्ट है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अगर मैं रिएक्ट की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, तो फेसबुक का ही प्रोडक्ट है रिएक्ट, ओके। और फेसबुक कंपनी तो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, ये तो इतना जल्दी बंद होने वाली नहीं है। नहीं। तो उसकी वजह से ये पॉपुलर है रिएक्ट, और रिएक्ट चलता जाएगा। और अगर बात अगर एंगुलर की करेंगे, तो एंगुलर है ना गूगल का प्रोडक्ट है, और गूगल पूरा वर्ल्ड वाइड में, वो भी टॉप लिस्ट में, टॉप कंपनी है, तो उनका प्रोडक्ट है, तो फिर वो बंद होने का थोड़ा चांसेस भी कम है। तो वो तो चलता ही रहेगा वर्ल्ड वाइड। तो इसीलिए आप दोनों को भी अगर कंपैरिजन करेंगे गूगल ट्रेंड पे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ना दोनों में क्या डिफरेंस है। चाहे हो सके तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ओके। यस सर। मैंने वैसे भी मैंने डेमो में दिखाया था। ये गूगल ट्रेंड है, राइट। टेस्टिंग से अच्छा सर डेवलपमेंट करना चाहिए है ना स्टार्टिंग में? अगर अगर समझो, अगर मैं बात करूँगा टेस्टिंग और अगर इसमें डेवलपर के, तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो डेवलपर्स को ही ज़्यादा रहेगा कहीं पर भी। ऐसा नहीं कि टेस्टिंग किया तो लाइफ नहीं है, जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका एक अलग प्लेटफॉर्म है, इनका अलग प्लेटफॉर्म। अगर कंपैरिजन अगर करेंगे, तो डेवलपर्स के लिए ज़्यादा स्कोप है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग का ज़्यादा काम रहता नहीं है, क्योंकि सारा कोड है ना डेवलपमेंट करता है, डेवलपर्स बनाता है। पूरा डेवलपर बनाने के बाद में उसकी मिस्टेक्स को या उसके एरर्स को रेक्टिफाई करना है, फाइंड आउट करना है, फिर उसको एक्सेल शीट में ऐड करना है। अगर वो जब तक वो बनाएंगे तब तक ये वेटिंग में रहेंगे। तो यस इसीलिए सर। सैलरी वाइज भी अगर कंपैरिजन करेंगे तो सैलरी थोड़ा कम ही रहेगा, मतलब टेस्टर्स के लिए। अगर एमएनसी है तो थोड़ा ठीक है, लेकिन डेवलपर्स तो डेवलपर्स है ना, क्योंकि डेवलपर क्या करता है, खुद का ब्रेन यूज़ करके, खुद के आइडियाज़ को, खुद का लॉजिक यूज़ करेगा ना, तो थोड़ा सा एफर्ट एग्जैक्ट। ज़्यादा लगेगा उसको। तो उसकी वजह से थोड़ा डेवलपर्स थोड़ा पॉपुलर रहेंगे कंपेरेटिव टू टेस्टर।
रिएक्ट जेएस के साथ मैं आपको एंगुलर जेएस दिखा देता हूँ। ओके, ये कंपेयर करना है आपको। दोनों को है ना कॉम्पिटेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो आप देख सकते हो थोड़ा रिएक्ट थोड़ा सा फास्ट है, फ्लो में इजी है, थोड़ा कॉम्पिटेटिव करने के टाइम थोड़ा सा एंगुलर थोड़ा एक दो कदम पीछे रह जाता है तो एंगुलर ही पहले से बेटर था। अभी रिएक्ट आने की वजह से थोड़ा रिएक्ट कैसे फ्लो इजी है, लर्न करने में थोड़ा 1 मंथ में रिएक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर बात एंगुलर की करते हैं तो 1.5 मंथ, अगर फास्ट करते हैं तो अगर अच्छे से करेंगे तो 2 महीना तो चला जाएगा, इसका डबल समझो। और ये सीखने के लिए भी इजी है रिएक्ट, और समझने के लिए भी इजी है, और आराम से है ना कोई भी सीख लेगा। और एंगुलर की बात करेंगे तो एंगुलर के खुद के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो खुद के हिसाब से वो फॉलो करता है, तो हम उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और रिएक्ट में वैसा कुछ नहीं है, अगर आपके प्रोजेक्ट में अगर आपका कुछ लॉजिक अलग है तो आप आपके खुद का लॉजिक यूज़ करके कुछ अलग सा कंपोनेंट ऐड कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। तो टोटली प्रोजेक्ट को रन करके दिखाना है तो आप प्रोजेक्ट रन करके दिखा सकते हो। ओके सर हमारा ये कोर्स कितने मंथ का है, फुल स्टैक का? फुल स्टैक तो अगर देखेंगे तो कम्प्लीटली 6 मंथ का होता है। अगर आप पूरा डिट टू 1 बाय 1 अगर सीखना है तो एंटायर प्रोजेक्ट पूरा प्रोजेक्ट के साथ, और पूरा एक भी कंसेप्ट मिस ना होते हुए अगर सीखना है ना, तो फ्रंट एंड के लिए 3 महीना जाएगा और बैक एंड के लिए 3 महीना चला जाएगा ओवरऑल। एग्जैक्टली। हाँ, अगर ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग 6 मंथ तक बोले ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए वो 3 मंथ्स में कंप्लीट करके लास्ट में प्रोजेक्ट बनाकर तुरंत उनको प्रैक्टिस करके मॉक इंटरव्यूज देकर उनको इमीडिएटली जॉब पे स्विच करवा देते हैं। बट सर 3 मंथ्स में कवर होता है क्या पूरा फुल स्टैक, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों भी? अगर अगर फास्ट ट्रैक में करेंगे तो कवर हो जाएगा, लेकिन एज मच एज मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। वही थोड़ा सर। सा 3 मंथ्स बोलो तो 3 मंथ्स तो नहीं जाएगा, मे बी 4 मंथ्स पकड़ के चलो। अगर ग्रास्पिंग और पावर सर है, अगर समझो आप लोगों के पास अगर ग्रास्पिंग पावर है तो आप विद इन 3 मंथ्स में आप कंप्लीट कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कितना कैच करते हो। सर पर डे बैच कितने आवर्स की रहती है? बैच का टाइमिंग तो 8:30 से 9:30 रखा हुआ है, और अभी तो फिक्स नहीं किया इन्होंने कि अभी 3 से 4 सेशन हुए हैं, तो वो सिर्फ डेमो सेशन हुए थे, राइट। ओके। तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हुए हुए हैं ना, उनका कोई फिक्स नहीं है। अभी जब तक वो एडमिशन कंफर्म नहीं करेंगे तब तक एक बैच पर्टिकुलर बैच में कितने लोग हैं और वो कितने रेगुलरली अटेंड कर रहे हो बाद में पता चलेगा मुझे। मतलब मैंने उनको इन्फॉर्म किया है मयूर सर को, वो बता रहे थे कि कल से मे बी उनको कंफर्मेशन ले लेंगे सभी स्टूडेंट से, जितने भी प्रीवियस बैच में अटेंड करके अभी तक डेमो सेशन अटेंड किए उनको भी, प्लस आज जो अटेंड किए वो लोग भी। ओके ओके सर, फुल स्टैक की बैच हो चुकी है क्या इससे पहले? इससे पहले मतलब यहाँ तो नहीं हो चुकी मैं, क्योंकि यहाँ से तो मैं फ़र्स्ट टाइम ले रहा हूँ यहाँ से इस कंपनी से। ओके हाँ, तो मैं पहले कंपनी में था तो उधर मैंने कंप्लीट किया है, वो भी इन ऑफिस प्लस ऑनलाइन भी। ओके सर, अच्छे प्लेसमेंट रहे स्टूडेंट के? रिएक्ट तो ऑलमोस्ट प्लेस हो चुके हो क्या आपके स्टूडेंट? जी जी जी। हेलो। हाँ, और एक बार बताइए। और आपकी जो लास्ट बैच हुई थी ना अभी, हाँ हाँ। तो उसमें ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट भी हो चुके थे फुल स्टैक के लिए? एक्चुअली मैं इस कंपनी में नहीं था, पहले मैं दूसरी कंपनी में था, तो इस कंपनी के हाँ सर अकॉर्डिंग तो वही। नहीं पता नहीं। तो लेकिन मैंने पहले जहाँ पर किया था वहाँ पर जो जो कंपनी को मैंने मतलब जिस बैच को मैंने ट्रेन किया था वो ऑलमोस्ट सभी सेलेक्टेड है कंपनी में। सर सब सेम 3 मंथ का ही था क्या क्लासेस? 3 मंथ्स नहीं बोल सकते, एक्चुअली में कैसे हम लोग क्या करते 4 मंथ। थे, हमारे अकॉर्डिंग हम लेते थे, हम उनको बोलते थे 4 to 6 मंथ। ओके 4 to 6 मंथ हम उनको पहले ही ड्यूरेशन बता देते थे। सम टाइम क्या होता था, जो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि फाइनल ईयर रहते हुए या ना कुछ कुछ साइड बाय साइड कुछ कोर्सेज कर लेते हैं, या फिर पहले से ही उनको थोड़ा बहुत आता है कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट की वजह से, या फिर कोई कंपनी में इंटर्नशिप करके आए हुए रहते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जिनको आता है ना तो उनको हम फास्ट ट्रैक में है ना तुरंत है ना 2-3 महीने के अंदर कवर करके उनको इमीडिएटली जॉब पर है ना लगाने के लिए कोशिश करते हैं हम लोग ऑलमोस्ट। तो उसकी वजह से हम ये फिक्स नहीं बोल सकते कि हाँ 3 मंथ्स में ही करके बोल नहीं सकते। 3 मंथ से 4 मंथ्स भी हो सकता है, 5 मंथ्स भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 मंथ्स में कंप्लीट करने के लिए टास्क दिया है मैंने। तो देखते हैं अभी आपके अकॉर्डिंग।
मैं जो सेशन लेता हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसी टाइम में अगर कवर कर लेते हो तो फास्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर लेकिन सब स्टूडेंट नहीं मीन्स कैसे कोई थोड़ा सा ये रहता है कि सब नहीं बोल सकते ना क्योंकि चैप्टर करते करते। हाँ, इसमें कुछ लोग हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के भी है। एग्जैक्टली सर वही। यस, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ जाएगा। समझो अभी आप सीएस बैकग्राउंड से हो तो उनके लिए ना कुछ इतना टफ नहीं लगेगा, यस सर। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग जिनका कंप्लीट हो चुका रहता है, किसी का सी प्लस प्लस है, जावा है, एटलीस्ट उनको सी भी आया ना। कंप्यूटर साइंस में तो ऑलमोस्ट सी प्रोग्रामिंग तो सीखते ही है, बाकी लैंग्वेज सीखे या ना सीखे। तो अगर यस। सी प्रोग्रामिंग आता है तो जावा स्क्रिप्ट ईजी से समझ में आता है। और जिस पर्सन को जावा स्क्रिप्ट ईजी से समझ में आ गया तो समझ लो फुल स्टैक आराम से समझ में आ गया, क्योंकि एंटायर प्रोजेक्ट जावा स्क्रिप्ट पे ही डिपेंड है। रिएक्ट हो या एंगुलर हो, जावा स्क्रिप्ट के ही ऊपर सर डिपेंड। जी। डीएसए रहता है ना सर, डीएसए का कंसेप्ट है ना पूरा फुल स्टैक में। डी एस से ये तो नहीं पढ़ाते, क्योंकि डी एस से सिर्फ है ना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो रहती है ना, जैसे एम एन सी में, तो वो डी एस से, यस। हाँ, वो प्रिफेयर करती है ज़्यादा से ज़्यादा। डाटा स्ट्रक्चर ओके एल्गोरिज्म जो है ओके। ना वो प्रिफेयर करती है। अगर आपको हाँ डी हाँ एस डेटा स्ट्रक्चर। या डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिज्म है ना, अगर वो आता है तो समझो फॉर एग्जांपल के लिए, अगर समझो आपको गूगल कंपनी में या अमेजोन कंपनी, फ्लिपकार्ट कंपनी, अगर इसमें अगर जाना ही है तो आपको डी एस से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अगर ये फुल स्टैक करने के बाद भी उसको आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके लेकिन ओके। हाँ, बहुत सारे कंपनी स्मॉल स्केल कंपनियाँ रहती है जो नेशनल एजेंट कंपनी रहती है, तो वो क्या करती है, फुल स्टैक कवर कर लेती है, विदाउट डीएसए चला लेती है। सर्विस बेस्ड कंपनी या कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी रहती है तो चला लेगी, डीएसए के बगैर भी काम चला लेती है। ओके ओके। हाँ, तो जो टॉप कंपनी है, एक दिमाग में डालो, जो टॉप कंपनी है वर्ल्ड वाइड में, तो उस कंपनी में अगर जाना है तो फिर ये करने के साथ आपको डीएसए थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। अगर समझो सिर्फ, अगर आपको सिर्फ एंड सिर्फ डीएसए भी आता है ना, तो भी आप ये सारे चीज़ भी नहीं आया फुल स्टैक भी, तो भी आपको जॉब मिल सकती है ओनली डीएसए के बेस पे। डीएसए डीएसए यस सर, टोटल। हमारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम हो गया इंजीनियरिंग में। नहीं, वो अलग, वो इसीलिए सब कंसेप्ट है। पैकेज है उसके साथ। कॉलेज लेवल में जो आपने जो डीएसए पढ़ा था ना, वो कंसेप्ट और अभी जो प्रैक्टिकली आपको कंपनी के बेस में चाहिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। लॉजिक तो सेम रहे, जो आपने जो पढ़ा था इंजीनियरिंग में वही रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एडवांस रहेगा, वो जो इन डेप्थ में रहेगा। डीप नॉलेज रहेंगे पूरा। यस, और कोई डाउट, और कुछ पूछना है? सर ऐसे बोलते हैं कि एज कंपेयर टू टेस्टर डेवलपर साइड में ज़्यादा मतलब दिमाग ज़्यादा लगता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। डेवलपर्स को ज़्यादा एनर्जी जाती है एक्चुअली में, क्योंकि यस। हाँ, क्योंकि डेवलपमेंट में कैसा होता है, अभी देखो आपको, हम एक पेज डिज़ाइन करने के लिए बोलेंगे, उसके अंदर कुछ लॉजिक लगाना रहता है, तो टेस्टर ने है ना ये सब चीज़ें नहीं करता। जो ऑलरेडी डेवलपर्स ने जो डेवलप करके दिया है उस प्रोजेक्ट को, वो क्या करते टेस्ट हैं, केसेस होंगे। हाँ, टेस्ट केसेस को फाइंड आउट करना रहता है, एरर को रेक्टिफाई करना रहता है। और पेज में जब हम किसी भी क्या बोलते साइट या डिवाइस पे अगर हम रन करते प्रोजेक्ट, तो वो अप्रोप्रिएटली वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, या रेजोल्यूशन प्रॉपर है या नहीं, और रेस्पॉन्सिव है या नहीं, ये सारी चीज़ें, बटन्स प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं, सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और टेस्ट या करते उनके टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, सैनिटरी रिग्रेशन रे टेस्टिंग। हैं। यस यस। या हाँ, तो डेवलपमेंट तो ज़्यादा स्कोप रहेगा ही, क्योंकि डेवलपर्स क्या करते हैं, अपना खुद का लॉजिक लगाएगा, थोड़ा सा एनर्जी लगाएगा, तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा स्कोप तो रहेगा ही, और सैलरी भी ज़्यादा रहेगी कंपेरेटिव टेस्टर्स के। सर 3+ को कितने रहेगी एज डेवलपर? क्या जैसे सी डेवलपर के लिए नहीं नहीं, 3+ अगर एक्सपीरियंस रहा तो डेवलपर साइड में पैकेज कितना रहेगा? 3+, अभी देखो कुछ कंपनीज का क्रिटेरिया क्या है, एज ए फ्रेशर ओके। 4.55 लाख। अभी जो कोरोना का रीज़न की वजह से ना, पैंडमिक की वजह से क्या हो गया, तो बहुत सारे ना रिमोट वर्क दे दिया, तो कंपनी का प्लस पॉइंट हो क्या हो गया, उनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो उसके बेस पे उन्होंने क्या कर दिया, सैलरी इंक्रीमेंट ज़्यादा कर दिया। एज ए फ्रेशर पहले है ना 3.5 2.5 लैक्स प्रोवाइड करते थे एज ए फ्रेशर के लिए, अभी एमएनसी में 4.5 कॉमन हो गया है, 4.5 या 5 या समटाइम 6, ये मिनिमम पैकेज हो चुका है। अगर समझो अगर आपका 3+ हो गया है, अगर एक्सपीरियंस है, या 3.5 से या 4 तक हो गया, वो डिपेंड करता है आपका लास्ट ड्रॉन कितना है सैलरी, उसके बेस पे है ना वो देते हैं। अभी करंट पैकेज कितना है आपका?
7 जी 7 7 लाख पर एनम। yes हाँ, तो 7 लाख पर एनम है तो सम कंपनीज क्या करती है, तो अभी आपका 7 लाख है तो आपके पास सैलरी प्रूफ 3 मंथ्स की सैलरी प्रूफ वगैरह है, तो कोई इशू नहीं रहेगा। फिर आपको आप जितना डिमांड हो, अभी टेस्टिंग में आपको 7 लाख पर एनम का पैकेज मिलेगा, लेकिन डेवलपमेंट के लिए जब आप जाओगे तो बेस तो 7 रहेगा आपका, लेकिन टेस्टिंग में आप न्यू, मतलब ये डेवलपमेंट में आप न्यू हो, ओके। तो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एक क्रिटेरिया रहता है कंपनी का, कोई भी अगर वो आपका प्रीवियस सैलरी को देख कर डिसाइड कर रही है तो फिर वो 50% हाइक, 40% हाइक, 30% हाइक प्रोवाइड करके ही सैलरी डिसाइड करेगी। okay और और कोई? और सर ये अभी एक्सपीरियंस अगर लगाया फिर ये जो डॉक्यूमेंट्री वगैरह हम एक्सपीरियंस लगाते हैं तो वो कैसे मतलब हाँ, आगे का कोई इशू नहीं, पहले आप टेस्टर करके थे, आज बाद में आप स्विच कर लिया डेवलपमेंट में, वैसा बता सकते हो, इतना कुछ स्टेप नहीं। वेरिफिकेशन के टाइम हाँ, तो अगर आप जॉब किया है तो फिर आपका वेरिफिकेशन होता ही है। नहीं नहीं अगर हमने डेवलपर का दिखाया कुछ एक्सपीरियंस तो वो बोल रहे हाँ, तो अगर समझो अगर आपका टेस्टिंग में हुए एक्सपीरियंस तो आपको टेस्टिंग में नहीं दिखाना है, और अगर आप डेवलपर का ही दिखाना है तो आप वो कर सकते हो, अगर वैसा अगर आप अरेंजमेंट कर सकते हो तो करके दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आपके हिसाब से एक्सपीरियंस दिखाना बेटर है कि फ्रेशर बेटर? जी जी। सर मुझे पूछना था, आपके हिसाब से एक्सपीरियंस अगर अपन किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं हाँ, तो उसको एज ए फ्रेशर दिखाना चाहिए कि एक्सपीरियंस वाइज दिखाना चाहिए? फ्रेशर फ्रेशर अगर आपको स्किल सेट है, अगर आपको कुछ आता है, क्योंकि है ना, अगर आप एक्सपीरियंसड हो, चाहे 1+2+3+, वो मैंडेटरी जब रहता है ना तो आपको टास्क असाइन करते हो। एग्जैक्टली सर, वही यस। वो टेस्टिंग करेंगे ना कि किया हुआ है नहीं किया हुआ है। टेस्टिंग हो या डेवलपमेंट हो, लेकिन है ना, आप अगर एक्सपीरियंस हो तो सामने वाले इंटरव्यूअर्स क्या करते हैं, अगर आपको आता है तो वो क्या करते हैं, इंटरव्यू तो लेते ही है, भले ही हम्म, 1-2 राउंड रहने दो, लेकिन एक टेक्निकल राउंड है वो एचआर राउंड रहने दो, या फिर मैनेजर राउंड हम्म, रहने दो, लेकिन आपको फाइनली एक टास्क असाइन करके दिखाएंगे, कि आपको बोलेंगे कि ये टास्क कंप्लीट करके दिखाओ, तो उसके बाद हम कंफर्मेशन मिलेंगे। अगर आपने जस्ट समझो कि कहीं से आपने अरेंजमेंट कर लिया एक्सपीरियंस का, तो ठीक है, वो लगवा के आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन आप जब टास्क की बात आती है तो कैसे करोगे? वही सर वही। हाँ, तो उससे अच्छा सर फ्रेशर ही करना चाहिए ना फिर? अगर आप फ्रेशर हो तो ठीक है, फ्रेशर करके आप लग सकते हो, फ्रेशर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इतना मैंडेटरी हाँ नहीं रहता। हाँ, अगर आप फ्रेशर करके जा रहे हो तो एप्टी रहेगा आपके लिए, टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, ग्रुप डिस्कशन, 3-4 राउंड रहेंगे आपके लिए, वो क्लियर करके आप निकल सकते हो। या फिर अगर आपने बताया कि मैंने इंटर्नशिप किया है, तो आप इंटर्नशिप दिखा सकते हो, इस इंटर्नशिप के अंदर मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, एक प्रोजेक्ट किया है, लाइव प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट किया है, ये आप इंटर्नशिप भी दिखा सकते हो। तो आपको ट्रेनिंग की नीड नहीं रहेगी, वो आज एज ए 1-2 साल तक फ्रेशर ही कंसिडर होता है कोई भी एमएनसी में, ओके। क्योंकि आप समझो 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी रहा ना आपको, तो भी कंपनी कंसिडर ये करती है कि आपको इक्वलेंट फ्रेशर ही कंसिडर करती है, क्योंकि हाँ, सिर्फ आप ज़ीरो में नहीं रहोगे, सिर्फ आपको नॉलेज रहता है आपको, लेकिन परफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं रहता, इसलिए आपको ट्रेनिंग देने की नीड नहीं रहेगी। इसलिए ना कंपनी ये सोचती है, तो उन टोटली ज़ीरो ज़ीरो में जो फ्रेशर रहता है ना, उससे तो बेटर ऑप्शन है इनके पास, 1-2 साल वाले बंदे को ले लेना बेटर ऑप्शन रहेगा उनके लिए, उनको यस ट्रेनिंग सर। देने की ज़रूरत नहीं रहती। और टोटली फ्रेशर रहता है ना, उसको ट्रेनिंग 3 मंथ 6 मंथ ट्रेनिंग के लिए उनको टाइम उनके ऊपर है ना वेस्ट करते हैं ट्रेनिंग में, तो फिर वो ट्रेन करके फिर से उनको डेवलपमेंट में डालना थोड़ा टाइम लग जाएगा। और ऑलरेडी जो ट्रेन करके आया हुआ है, प्रोजेक्ट में काम करके आया हुआ है, उसको थोड़ा सा उसको पुश कर दो प्रोजेक्ट के अंदर, वो ऑटोमेटिकली वो कैच कर लेगा। यस सर, कोई अगर जॉब कर रहा हो, जॉब के साथ साथ फुल स्टैक का क्लासेस कर सकते क्या? 100% कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे नहीं, कुछ कैसे सर प्रोग्रामिंग के लिए टाइमिंग वगैरह देना पड़ता है ना प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, तो कैसे जॉब की सब ये चीजें होती क्या? कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई अभी कितने सारे लोग जॉब करते करते ही फुल स्टैक या साइड में कर सकते हैं, और फुल स्टैक करते करते ही आप है ना आपका प्रमोशन या फिर आप जॉब, इंटरनल जॉब आप पोस्टिंग कर सकते हो, अगर सर आप बहुत लोग ज्यादा बोलते हैं कि फुल स्टैक के लिए ज्यादा टाइमिंग देना पड़ता है।
और प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि लेंथ ऑफ कोर्स ज्यादा रहता है ना उसका, इसलिए। हाँ, फुल स्टैक के लिए आपको कम से कम, अगर आप जॉब कर रहे हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो कम से कम 4 घंटा अगर आप करते हो तो आपके लिए बेनिफिट है। अगर आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट वर्क करने के बाद आप दिन में 2 आवर, मतलब 2 आवर्स तो भी निकाल के रखना चाहिए कम से कम। और सैटरडे संडे जब आपका वीक ऑफ रहेगा है ना? तो आप ज़्यादा देर बैठ कर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ओवरऑल वीक में जितना भी हुआ है। ओके ओके। ऐसा कुछ हेक्टिक नहीं है सर कि कर ही नहीं सकते वगैरह, बा एक बार रिव्यू कर लिया तो हो जाता है, नहीं, ऐसा कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर है। लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल ऐसा वर्ड नहीं है कहीं पर भी। या नहीं आईटी आईटी नहीं है। इंडस्ट्री में तो है ही नहीं। अब ये आईटी इंडस्ट्री ऐसे बूम कर रही है, जैसे आप जैसा चाहोगे वैसा आपको मिल सकता है। ऐसा ऐसे आईटी इंडस्ट्री में फैसिलिटी हमारा एक प्लस पॉइंट ये है कि हम रिमोट वर्क भी कर सकते हैं। अगर हमें लोकेशन का प्रॉब्लम है, कहीं पर हम मूव नहीं कर सकते, कुछ कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास स्किल सेट है, अगर पहले आप एक स्किल सेट को है ना पकड़ के रखो, कोई भी हो, चाहे रिएक्ट हो या एंगुलर हो या फिर और कोई भी हो, कोई एक स्किल सेट को पकड़ के रखो और उसके ऊपर काम करो और थोड़ा वर्क दो उसके ऊपर। मतलब छोटे छोटे असाइनमेंट से करते करते हुए बड़े प्रोजेक्ट पे एक दो प्रोजेक्ट काम कर लिया तो आपको थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाओगे। तब आपको प्लस पॉइंट रहेगा कि आप बता सकते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, इतने सारे मैंने मिनी प्रोजेक्ट करके दिखाया है। तो आप शो भी कर सकते हो या फिर उनको जब टास्क करने की बारी आती है तो आप करके भी दिखा सकते हो। यस सर। लास्ट कंपनी में हमारे पास कुछ न्यू जॉइनीज थे जो उन्होंने ना मास्टर डिग्री करके आए हुए थे। तो उनको ऐसा लगता था कि मास्टर डिग्री हमारे घर के ज़बरदस्ती से किया है, घर वालों ने बताया कि हाँ करने के लिए, तो हमने डिग्री किया, ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं, लेकिन हमें इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट थे, लेकिन उनको जब ट्रेन किया फुल स्टैक का, एटलीस्ट 3 मंथ्स का ट्रेनिंग दिया उनको, जस्ट 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में ही वो ऑलमोस्ट 80% कवर कर लिया उन्होंने। ऐसा कुछ बाप रे। ऐसा कुछ नहीं है जो कवर नहीं कर सकते, कर सकते। सिर्फ वो इंटरेस्ट रहना और डेडिकेशन रहना। अगर आप डेडिकेट करते हो तो आपको रिजल्ट भी मिलता है वैसे। यस यस। और कोई डाउट है, या सर। और कुछ पूछना है? सर जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कैसे रहता है, मैनुअल टेस्टिंग रहता है, ऑटोमेशन, या ऐसे डेवलपर में भी रहता है क्या कुछ अलग? नहीं नहीं, डेवलपमेंट में ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये हाँ। यहाँ पे कैसा रहता है, अपने कुछ टूल्स है, फिक्स टूल्स है। अभी जैसे हमारा ओके। एच टी एम एल है, हम क्या करते हैं, एक एंटायर प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं एच टी एम एल के थ्रू। उसके बाद हम्म। एच टी एम एल के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, सी एस एस को यूज़ करते हैं। ओके, ये बेसिक है। और है ओके। ना, एक डेवलपर्स को अगर ये आना ही चाहिए। और कुछ कुछ कंपनी एच टी एम एल सी एस एस स्किप कर देती है, विदाउट ट्रेनिंग वो क्या कर देती है, स्किप कर देती है, डायरेक्टली बूटस्ट्रैप से स्टार्ट कर देती है, जावास्क्रिप्ट, उसके बाद डायरेक्ट एंगुलर या रिएक्ट स्टार्ट कर देती है। क्योंकि एच टी एम एल सी एस एस तो ये बहुत बेसिक हो गया। आजकल के सारे कॉलेजेस में कवर कर देते हैं सब। वो कंपनी ये कंसिडर करती है कि इनका कॉलेज लेवल में हो चुका है, तो फिर से दोबारा इनको ट्रेनिंग की नीड नहीं रहेगी। यस सर। HTML और CSS का थोड़ा बहुत पता है। हाँ हाँ। या और ये जो है रिएक्ट और एंगुलर, हम्म। ये फ्रेमवर्क है क्या? हाँ, ये जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है। समझो कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। जावास्क्रिप्ट ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, राइट। तो ये दोनों के लिए इजी है, कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये थोड़ा सा पॉपुलर भी है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेब पेज डेवलपर। जी, कौन सा? वेब पेज डेवलपर। वेब पेज डेवलपर? या ये नहीं अलग है? नहीं नहीं, वेब डेवलपर होता है, वेब डेवलपर ही बनता है। वेब पेज डेवलपर ऐसा तो नहीं होता, लेकिन वेब डेवलपर होता है। आप वेब डेवलपर में आप PHP के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर एंगलर के थ्रू, रिएक्ट के थ्रू, या आपको सिर्फ बेसिक फ्रंट एंड ही अगर आता है तो आप तब भी आप वेब डेवलपर कहलाते हो। वेबसाइट को जो हम बनाते हैं ओके। ना, हाँ, वेबसाइट जो बनती है उसको हम वेब डेवलपर बनते हैं। कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस अलग आते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस अलग आते हैं। ओके। जो वेबसाइट आज तक आपने तुम लोगों ने देखा है ना, वो वेबसाइट आप खुद बनाओगे। जब ट्रेनिंग जब कंप्लीट होने के लिए जब आती रहेगी ना, तो लास्ट मोमेंट में आपको हम टास्क असाइन करेंगे, मतलब प्रोजेक्ट देंगे हम, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स।
वो करते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता जाएगा, आपको और इंटरेस्ट आएगा कि हाँ चलो मैंने ये कंप्लीट किया है तो नेक्स्ट टास्क आराम से मैं कर लूँ। ओके, सर पूरा फुल स्टैक का बैच आप ही लेने वाले हो क्या? जी, सर पूरा फुल स्टैक का बैच आप ही लेने वाले हो क्या? या मैं ही लेने वाला हूँ। ओके सर। तो और कोई डाउट या और कुछ पूछना है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कुछ भी डाउट भी रहा तो आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में होगे तो आप आपके क्वेश्चन जो भी रहेगा आप वहाँ पर क्वेरीज कर सकते हो। ठीक है, यस सर। हाँ, मैं थोड़ा आज का है ना HTML का पार्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। कुछ HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है जो हम HTML के अंदर हम वन बाय वन करके हम एक एक करके चेक करके देखते हैं, तो उसका यूज़ कहाँ होता है और उसका मीनिंग क्या है और कैसे यूज़ होता है। ये कुछ एलिमेंट्स है, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। ओके, जैसे कि B से बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, I से इटैलिक, EM से एम्फसाइज, मार्क से मार्क टेक्स्ट, स्मॉल, डिलीट, इंसर्ट, सब एंड सुप। ये है फॉर्मेटिंग्स एलिमेंट्स है। इसको हम एक एक करके एग्जांपल देखेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा कि एक वेब पेज के अंदर हम इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, कल हमने ये एग्जांपल हम ट्राई करके देखा था, ये स्टाइल्स के पूरे। ओके, आज हम सिर्फ फॉर्मेटिंग टैग्स देखेंगे इसके अंदर। ये बॉडी है, बॉडी के अंदर हमें एक एक करके हम एक एक टैग्स यूज़ करके देखेंगे। ओके, ओके, यहाँ पर हमने पैराग्राफ लिया, P नाम का एलिमेंट से हमने पैराग्राफ यूज़ किया और इसके अंदर हमने क्या किया, B, राइट। ये B बोले तो बोल्ड है, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, राइट। यहाँ पर बोल्ड क्लोज हो गया। हमें सिर्फ ये टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना था, इसलिए हमें ये हमने एलिमेंट यूज़ किया। और उसके बाद हमें नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने क्या किया, ये सेंटेंस को इटैलिक में हमें कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने आई यूज़ किया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या किया, दिस इज़, उसके बाद सब एंड सुपर, दिस इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट ये दोनों भी है ना मैथ्स के फार्मूला एंड केमिकल रिएक्शंस के लिए यूज़ होता है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होता है। पहले हम इसका आउटपुट देखेंगे, राइट। गो लाइव करो। ओके, तो हमने फर्स्ट वन में हमने देखा था, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर एंटायर पूरा सेंटेंस बोल्ड करना था, इसलिए दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, ये देखो बोल्ड में दिख रहा है। और सेकेंड पैराग्राफ में हमने आई नाम का एलिमेंट्स लिया था, इटैलिक। ओके, और हमने सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट ये दो नाम हमने लिया था, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अभी हम एक केमिकल रिएक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, H2O करके हमने कभी पढ़ा है साइंस में, हमने 10th में भी पढ़ा है H2O। अगर समझो कि दिस इज़, ये दिस इज़ की जगह पर है ना क्या आता है, H आता है, सबस्क्रिप्ट यहाँ 2 आता है, एंड की जगह O आता है, राइट। और ये सुपरस्क्रिप्ट बोल दो, जो मैथ्स के जो फार्मूला रहते हैं A² + B², ऐसे C², जो स्क्वायर जो रहता है ना, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, ये दो डिफरेंस है। सुपर ऊपर आता है स्क्वायर के रूप में, और सबस्क्रिप्ट सब अंडर आता है। जैसे कि H2O, H नॉर्मल रहता है, 2 नीचे आता है, O ना नॉर्मल रहता है, H2O, इसलिए सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट।
अंदर हम क्या करेंगे, ये एच लिखा, उसके बाद मैं देख सकते हो H2O हुआ। उसी तरह यहाँ पे A स्क्वायर, ये देख सकते हो A स्क्वायर, आप ऐसे ऐड कर सकते हो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आप ऐड कर सकते हो, AS2O, ये सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ये डिफरेंस है। ओके, एंड नेक्स्ट बी एंड स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके, अभी मैं स्ट्रॉन्ग का डिफरेंस बताता हूँ। ओके, स्ट्रॉन्ग होगा, ओके, ये यहाँ हमने फर्स्ट पैराग्राफ में हमने बोल्ड यूज़ किया था, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट ये दोनों का रिजल्ट मतलब आउटपुट सिमिलर ही रहेगा, स्ट्रॉन्ग। ओके, अब यहाँ देख सकते हो दिस टेक्स्ट इज बोल्ड एंड दिस टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, बट दोनों का आउटपुट सिमिलर रहेगा। ओके, नेक्स्ट HTML एंड एम्फसाइज्ड एलिमेंट, ये दोनों का आउटपुट भी सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने okay, emphasized, okay, अभी हम आउटपुट चेक करके देखेंगे। ये आई हमने इटैलिक लिया, EM एम्फसाइज्ड लिया। ओके, दोनों का आउटपुट सिमिलर रहेगा। यहाँ देख सकते हो ये दोनों का आउटपुट सेम रहेगा, लेकिन एलिमेंट दोनों अलग अलग है। आई इटैलिक, EM एम्फसाइज्ड, ये डिपेंड करता है उन सिचुएशन में हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आउटपुट रिजल्ट दोनों का सेम है। और ये स्मॉल, दिस इज स्मॉल। इसका स्मॉल, इसका साइज़ आप देख सकते हो स्मॉल का, और ये इसका साइज़ और स्मॉल का साइज़ आप चेक करके देख सकते हो, ये छोटा होता है
जब आप स्मॉल एलिमेंट जब यूज़ करते हो, ये और भी जो एज इट इज़ नॉर्मल जो टेक्स्ट रहता है उसको उससे भी अगर आपको और भी नॉर्मल करना है तो आप स्मॉल एलिमेंट यूज़ करके आप उससे नॉर्मल सेंटेंस बना सकते हो। और ये पैराग्राफ में समटाइम्स आप कुछ इंपॉर्टेंस रहता है, वहाँ पर आप मैथ्स या साइंस के रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंस रहता है वहाँ पर हाईलाइट करने के लिए आप थोड़ा सा ये एलिमेंट आप अलग अलग एलिमेंट आप यूज़ कर सकते हो। स्मॉल चाहे तो स्मॉल यूज़ करते हो, स्ट्रॉन्ग जहाँ पर आता है तो स्ट्रॉन्ग यूज़ कर सकते हो, एम्फसाइज दे तो एम्फसाइज। ओके। और मार्क एलिमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हम कुछ एक पैराग्राफ लिखते हैं, पर्टिकुलर एक पैराग्राफ के अंदर हम उसे हाईलाइट करना रहता है ना, तब हम ये मार्क एलिमेंट यूज़ करते हैं। ओके ओके, यहाँ पर एक पैराग्राफ है, डू नॉट फॉरगेट टू बाई मिल्क टुडे। ओके, ये जो मिल्क जो है इसको हमने मार्क में ऐड किया है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक मार्क में ऐड किया। ओके, मैं सेव करता हूँ और उसको आउटपुट चेक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, डू नॉट फॉरगेट टू बाई मिल्क प्रोडक्ट, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को हमने क्या किया, मार्क करके रखा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंस रहता है ना तो हम उसको हम मार्क करते हैं येलो से, राइट। तो ये जब भी आपको लगेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर एक पॉइंट को हमें मार्क करना है तो आप पूरा पैराग्राफ को मार्क कर सकते हो या फिर आप पर्टिकुलर एक वर्ड को मार्क कर सकते हो। ओके, ओके, अभी ये ओके, ये डिफरेंस है। आप पूरे पैराग्राफ को आप हाईलाइट कर सकते हो मार्क करके। ओके, या फिर आप पर्टिकुलर एक वर्ड को आप हाईलाइट कर सकते हो। ओके, ये डिफरेंस है कुछ एलिमेंट्स के। जब आप जैसे जैसे आप पैराग्राफ यूज़ करते जाओगे, रिपीटेटिव ये वर्ड्स कंटिन्यू होते रहेंगे, एलिमेंट्स बार बार आपको यूज़ होने के बाद ये आदत पड़ जाएगी आपको। ओके, और नेक्स्ट है डिलीट एलिमेंट। और हमें कुछ पर्टिकुलर एक सेंटेंस या पैराग्राफ हो उसके अंदर हमें ना एक स्ट्राइक आउट करते हैं ना, एक लाइन खींचते हैं कि हमें चलिए ये सेंटेंस नहीं चाहिए हमें या ये वर्ड नहीं चाहिए हमें, तब हम क्या करते हैं, एक लाइन क्रॉस करते हैं। अब जब हम नोट्स बनाते हैं अपने, राइट, हम मतलब हम लिखते हैं, लिखते टाइम हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, हम क्या करते हैं, एक लाइन उसके ऊपर नाम मार्क कर देते हैं। तो वो क्या होता है, वो हमें नीड नहीं है, हम समझ लेते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर एक टेक्स्ट को डिलीट करना होगा डॉक्यूमेंट से, तो ये डिलीट नाम का एलिमेंट यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं उस पूरा कंप्लीट एक लाइन को, और वो हमारे लिए डिलीट हो गया। ओके, ये मानते हैं हम लोग। अभी समझो कि देखो, माय फेवरेट कलर इज डिलीटेड क्या है, ब्लू। ओके, ओके, यहाँ देखो माय फेवरेट कलर इज ब्लू, यहाँ पर ब्लू के ऊपर हमने एक मार्क किया है, स्ट्राइक आउट किया है। मतलब स्ट्राइक करने के बाद क्या हो गया, मतलब ये मुझे नहीं चाहिए, हमने उसको डिलीट कर दिया, समझ लेना। या ऐसा अगर आपको करना है तो आप डिलीट नाम का एलिमेंट यूज़ करके आप कर सकते हो पूरा एक एंटायर सेंटेंस को या फिर पर्टिकुलर एक नाम को, एक वर्ड को। ओके, और ये नेक्स्ट एलिमेंट है इंसर्ट एलिमेंट। इंसर्ट एलिमेंट क्या करता है, एक पर्टिकुलर एक पैराग्राफ के अंदर अगर कुछ हमें ना इंसर्ट करना होगा कुछ लाइन वगैरह, तो ये उस टाइम में इंसर्ट एलिमेंट यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने इंसर्ट किया अंडरलाइन, ये देखो, इसको हमने उस लाइन के साथ, मतलब उस पैराग्राफ के साथ हमें पर्टिकुलर इसको हमने इंसर्ट किया है करके हमें पता रहना ना। ये ऑलरेडी माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू, ब्लू को हम स्ट्राइक आउट किया,
और रेड कलर को हमने ऐड किया करके हमें दिखाना है, इंसर्ट किया, उसको दिखाने के लिए हम क्या करिए, एक लाइन अंडरलाइन को ऐड किया हमने। ओके, यहाँ देखो इंसर्ट INS इंसर्ट, और यहाँ इंसर्ट क्लोज, और ये डिलीट ब्लू एज इट इज़ हमने प्रीवियस में लिया था, वही सेंटेंस वही पैराग्राफ है, लेकिन हम यहाँ पर एक इंसर्ट नाम का एलिमेंट यूज़ किया उसके साथ रेड को। ओके, हमने ये भी देखा सब S2O करके एग्जाम्पल, हमने वो भी देखा सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ओके, ये इतने एलिमेंट्स है, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स है जो HTML के, ये तो बहुत बेसिक है, और जब आप रेगुलरली यूज़ करते जाओगे तो ध्यान में भी रहेगा, इतना टफ भी नहीं है जो याद रखने जैसा। सिर्फ एलिमेंट याद रखो, जैसे बी बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक का ई, एम्फोसाइज्ड का EM, और स्मॉल का स्मॉल, मार्क के लिए मार्क, डिलीट के लिए डेल करके, और इंसर्ट के लिए INS, और सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, SUB सब और SUP सुपर, ये याद रख लिया तो आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो, वो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। इतना ये भी नहीं है ईजी, ये टफ भी नहीं है जो आप भूल जाओ इतना, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ध्यान में रहेगा, और बार बार जब यूज़ करोगे प्रोजेक्ट के अंदर तो ये पर्टिकुलरली आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे। ओके, ये समझ में आया सबको, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग? यस सर। ओके, किसी को कन्फ्यूजन है या फिर किसी को समझ में नहीं आया? हाँ सर, बहुत बेसिक है, जी, बहुत बेसिक है सर, ये पता है। हाँ वही तो। ठीक है, हम इसका नेक्स्ट पार्ट है ना, हम कल देखेंगे। तब तक ये आप है ना, आपके लैपटॉप के अंदर है ना विजुअल स्टूडियो कोड आप इंस्टॉल कर लो, जो आज नए ज्वाइन हुए हो। ओके, सर मेरे इसमें है ऑलरेडी, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी सर, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट करके, विथ हैमबर्गर और स्पूकी नेवी बार करके। नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। सर ये कोड विथ हैरी का रहता है ना सेशन, हाँ हाँ, या उसमें से मैंने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाई थी, उसमें हैमबर्गर का मेनू था और स्पूकी नेवी बार था। ओके, हाँ तो कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं, आप है ना यूट्यूब देख कर अगर बना रहे हो तो कोई उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। हम्म, तो विजुअल स्टूडियो कोड आपने पहले यूज़ किया होगा ना? यस सर, यस सर। हाँ तो कोई इशू नहीं, अगर आपने नहीं किया है तो आप इंस्टॉल कर लो, और आप ये एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लो, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है, आज पहली बार कर रहे हो तो करके देख लो एक बार। इस वजह से सर। ओके, और कोई है जो किसी को डाउट है जो आज तक सेशन में समझ में नहीं आया? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, फिर कल हम अटेंड करेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहो अपने आप से। ओके देन, बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम।